फंडामेंटल यूनिट कितने हैं बताओ? टोटल फंडामेंटल यूनिट कितना है? करंट कितने हैं? कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स है? 3 3 ना, क्या यार, टोटल फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं? अब बोलेगा तो क्लास 6 से शायद से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 से शुरू होता है फंडामेंटल यूनिट्स। कितने फंडामेंटल यूनिट्स है? टोटल 7 है। टोटल 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स है। क्या क्या है? सबसे पहला तो आ गया अपना मास, है ना? ओके मास, उसके बाद लेंथ, तीसरा हो गया तुम्हारा टाइम, चौथा हो गया क्या पकड़े टेम्परेचर, पांचवा हो गया तुम्हारा करंट, छठा हो गया केजी मतलब वेट। नहीं, वेट कहाँ फंडामेंटल यूनिट? सर केजी में हम लोग काउंट नहीं, फंडामेंटल यूनिट्स बोल रहा हूँ। तो सर मास में आ गया ना केजी। हाँ तो वो वेट थोड़ी ना है। मास और वेट में क्या डिफरेंस है बताओ? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वाला। नहीं, मास और वेट में क्या डिफरेंस है बताओ? लुमिनस इंटेंसिटी और क्या है? एक तो मास नहीं, प्रेशर नहीं है। प्रेशर कैसे फंडामेंटल यूनिट होगा? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, तुम्हारा ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 पैरामीटर है जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और इसी के बेस पे बाकी सारा चीज हमने डिराइव किया हुआ है ना? ओके। अब देखो करंट क्या है? करंट इज योर कोलम पर सेकेंड। तो देखने जाए तो कोलम मतलब चार्ज होना चाहिए था फंडामेंटल यूनिट, है ना? क्योंकि कोलम पर टाइम ही तो करंट है। करंट इज नथिंग बट कोलम पर सेकेंड। तो होना चाहिए था कि चार्ज हो फंडामेंटल यूनिट, लेकिन करंट है फंडामेंटल यूनिट। तो पहले हम क्या करते हैं कि करंट को डिफाइन करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर बेस पे हम लोग चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अब ये कॉन्सेप्ट है कि ये होता है ऐसा, इसीलिए इस चीज को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। नाउ दीज आर द स्टैंडर्ड्स। हमको कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड पकड़ना पड़ता है, तब जाके हम किसी चीज को डिफाइन कर पाते हैं। अदरवाइज अगर पूरा यूनिवर्स को देखोगे तो हर एक चीज भ्रम है। अब मास जिसको हम बोलते हैं, लेंथ जिसको हम बोलते हैं, तो लेंथ तो कभी चेंज होता नहीं है। पकड़ लो कि एक ये मेरा जो डेस्क है यहाँ पे, तो ये डेस्क पकड़ लो 4 फीट का है, तो इसका ये डेस्क का 4 फीट क्या कम ज्यादा होगा? डेस्क है जब तक, तब तक तो 4 फीट ही रहेगा ना? हाँ। लेकिन अगर यही डेस्क मैं इतना जोर से फेंकूं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से आगे निकल जाए, तो इसका लेंथ चेंज होगा क्या? सोचो, इसका लेंथ चेंज हो जाएगा। वही रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर पढ़ोगे आइंस्टाइन का, तो देखोगे कि अगर कोई भी चीज अगर स्पीड ऑफ लाइट से आगे निकल जाती है ना, लाइट के स्पीड से आगे निकलती है, तो उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। ओके। अब देखो हम लोग जो सारे चीज इस यूनिवर्स पे हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सारे इतने लाइट के स्पीड के मुकाबले में वो सारे इतने धीमे हैं, नेग्लिजिबल है ना हर एक चीज का स्पीड। इसीलिए हम हर एक चीज को कांस्टेंट देखते हैं। साइज जो है, जो बन गया, उसका लेंथ जो है वो कांस्टेंट देख रहे हैं। लेकिन अगर सही में किसी को मतलब साइंस के अंदर जाना है और चीजों को अगर बहुत बढ़िया से सोचना है, समझना है ना, तो बहुत जगह है अभी भी कि एग्जैक्टली क्यों लाइट के स्पीड के मुकाबले हम जा नहीं पाते हैं, लाइट इतना स्पीड में कैसे जा रहा है, और लाइट के स्पीड से आगे अगर निकल जाता है इंसान,
तो जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा वही कॉन्सेप्ट है आपका टाइम मशीन का, जो हम लोग सोचते हैं कि कभी ना कभी हो सकता है आएगा, और हो भी सकता है ना। तो चीजों का थोड़ा सा, और जितना अंदर जाओगे, जितना अंदर से सोचोगे चीजों को, उतना ही मतलब उतना मजा आता रहेगा, उतना कंफ्यूजन भी बढ़ेगा, नो डाउट कि ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हमने डिफाइन कर दिया है कि इस तरीके से होता है, जो अपना ऑब्जर्वेशन है उसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके कि इसमें ऐसा देखा, इसमें ऐसा देखा, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो मास लेवल पे ऐसा हुआ तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये ऐसा ही होता है, ठीक है। बाकी तो नेचर है नेचर का खेला है, ऐसा होता है, उसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक चीज हमने डिफाइन किया मास, और मास को हमने बोल दिया भाई केजी, लेंथ को हमने बोल दिया मीटर, टाइम को बोला सेकंड, टेम्परेचर और टेम्परेचर को बोल दिया या डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सब तो नाम हमारा दिया हुआ है ना, हमने किसी एक पर्टिकुलर चीज को बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद किसी एक पर्टिकुलर चीज को हमने स्टैंडर्ड पकड़ लिया, और उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे बाकी सारा चीज डिफाइन कर रहे हैं। सिमिलरली तुम्हारा जो सवाल था कि यार पहले हम कॉलम को डिफाइन करेंगे कि पहले करंट को डिफाइन करेंगे, तो अगर फंडामेंटल यूनिट के हिसाब से जाते हैं तो फिर पहले करंट का डेफिनेशन आता है, और कॉलम जो चार्ज है उस चार्ज को हम बोल रहे हैं कि करंट इनटू टाइम। लेकिन हम जब लिखते हैं करंट का डेफिनेशन तो बोलते हैं कि भाई कितना चार्ज कितने सेकंड पे फ्लो हो रहा है उसके बेसिस पे। तो बोथ आर मतलब इंटर रिलेटेड। या समझ में आ रहा है? यस सर। तो यही हो गया एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी का ये क्या था यूनिट? लुमिनस इंटेंसिटी के यूनिट कैंडेला समथिंग था शायद। कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब, तो यही सारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। बाकी जैसे प्रेशर हो गया, तो प्रेशर क्या है अपना? प्रेशर इज नथिंग बट योर फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। प्रेशर इज फोर्स पर, तो फोर्स का डेफिनेशन आ गया। अब फोर्स जब आ गया तो फोर्स को मास कैसे, इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन बोल दे रहे हैं, डिवाइड बाय एरिया। अब एक्सेलरेशन को फिर से कैसे कर रहे हो? एक्सेलरेशन को कैसे कर रहे हो? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को कैसे कर रहे हो? वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपन टाइम। तो आ गया ना फंडामेंटल पे। तो कोई भी चीज जिसको जो डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, मतलब अपना जो रिलेटिव पोजीशन है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो ये जो टाइम का डेफिनेशन है ना, हम जो टाइम टाइम बोलते रहते हैं, उसका ही तो डेफिनेशन का कोई ठिकाना नहीं है हमारे पास। क्यों ठिकाना नहीं है मैं बोल रहा हूँ। आज पकड़ लो कि हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक बंदा आज यहाँ से स्पेस पे जाता है रॉकेट से, ओके, या फिर पकड़ लो यहाँ से 10 लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट से, या फिर 1 लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट से वो बंदा बैठ के हमको देख रहा है। तो यहाँ से आज जो हमारे यहाँ से जो लाइट शुरू हुआ, यहाँ पे मेरे बॉडी पे आके गिरा, और यहाँ से जब रिफ्लेक्शन शुरू हुआ और वो लाइट ट्रेवल करना शुरू किया, तो उस प्लेनेट पे जाते जाते कितना टाइम लगेगा? अगर वो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है तो 1 लाइट ईयर का टाइम लेगा वो, और 1 लाइट ईयर में मेरा क्या होगा? तो क्या मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँगा जब वो देख रहा है मुझको? सो इस टाइप से अगर हम सोचते हैं ना, तो चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है इस यूनिवर्स का, और लोगों को जितना समझ में आता है एग्जैक्टली वैसा नहीं है जो हमको दिखता है यूनिवर्स। इसीलिए तो कहते हैं ना, ये फुल ऑफ इल्यूशन है, हम लोगों को जो दिखता है वैसा है नहीं असल में, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटिव। हर एक चीज रिलेटिव है। यहाँ पे हम लोग जो भी चीज देख रहे हैं वो हमारे हिसाब से हम लोग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सही में अगर देखा जाए तो टाइम का कोई डेफिनेशन है नहीं।
जिस टाइम को हम टाइम बोल रहे हैं वो टाइम क्या चीज है, उस चीज को पकड़ में नहीं आया। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन कुछ और रिवोल्यूशन आएगा। सो ये तुम्हारा कंफ्यूजन जो था, आई होप कि हाँ इस चीज को एड्रेस कर पाओगे अभी, कि हाँ चीजों सर। को और थोड़ा बढ़िया से समझना पड़ेगा। डेफिनेशन जब हमने बनाया तो कोलम्ब मतलब चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम के हिसाब से लिया गया, और फिर करंट को भी डिफाइन उसी हिसाब से किया गया कि इतने चार्ज में इतना टाइम पे अगर इतना चार्ज जाता है तो इतना करंट फ्लो हो रहा है, वही हम बोलते हैं। और सर हम फिर दूसरा डाउट ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे आपने उस दिन मुझे बताया कि एक हाई नोड लिया, एक लो लिया, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल लिया, एक के रेफरेंस में जैसे 220 आपने बोला कि वोल्ट है, ठीक है, तो दूसरे को 0 लेके आपने काउंट किया, ठीक है। तो अब मेरे को क्वेश्चन ये था कि ये वाला कॉन्सेप्ट को अगर मैं रिलेट करना चाहूँ डीसी में, उस दिन याद है आपने बोला था कि वो इलेक्ट्रॉन्स इधर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये हाई वोल्ट हो रहा है और फिर ये लो वोल्ट हो रहा है, तो उसके साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है? मतलब पकड़ लो, ये एक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, हाँ और इसके थ्रू पकड़ लो मेरा 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। 5 एम्पियर कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, चलो ठीक है, रेजिस्टेंस बड़ा कम आएगा। एनीवेज मैंने पकड़ लिया, चलो अभी के लिए 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, और यहाँ पे मैंने एक से 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। सो 1 ओम का अगर रेजिस्टेंस लगाता हूँ, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा? इस 1 एम्पियर इंटू 5, तो 5 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप हो गया, ठीक है। जब 5 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा तो इस नोड पे सर ड्रॉप जब लोग बोलते हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ड्रॉप मींस वो वोल्टेज जो यहाँ से निकल रहा है और उधर रिटर्न हो रहा है, मतलब उसमें से 5 वोल्ट माइनस हो गया। पोटेंशियल के हिसाब से उतना पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे जब हम पकड़ेंगे इस पॉइंट पे, तो कितना मिलेगा मेरे को? 10 - 5। हाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 वोल्ट, यहाँ पे फिर से 5 वोल्ट मिल रहा है। अब डिपेंड करता है, पकड़ लो मैंने अगर यहाँ पे से 0.5 ओम का एक रजिस्टर लगा दिया, तो 5 × 0.5 कितना हो जाएगा? 5 × 5 मतलब 2.5 वोल्ट है ना। तो 2.5 वोल्ट इधर चला जाएगा, बाकी 2.5 वोल्ट यहाँ पे बचेगा, और मतलब ये भी 0.5 ओम का रजिस्टर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से 10 वोल्ट निकलता है और घूम के वापस 0 ही आता है। इस पॉइंट पे आके तुम्हारा 0 ही मिलना है। तो अगर ये 0 है तो ये 10 वोल्ट है। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, इनको बोलो तो यहाँ पे और थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझते हैं इस चीज को, कि हो सकता है पकड़ लो यहाँ पे ये पॉइंट 0 है, तो ये पॉइंट पे 10 है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पे अगर ऐसा ही है, हो सकता है यहाँ पे मेरा 10 वोल्ट हो, और यहाँ पे जो ड्रॉप है वो मुझको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 5 वोल्ट प्लस 2.5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट मतलब 10 वोल्ट, तो यहाँ पे मेरा 20 वोल्ट होगा। ये कुछ दूसरा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ड्रॉप जो दिख रहा है मुझको, वो दिख रहा है 10 वोल्ट का। मतलब मैं अगर इस पॉइंट को 0 पकड़ रहा हूँ तो यहाँ पे 10 वोल्ट मिल रहा है मुझको। अगर मैं यहाँ पे 10 वोल्ट पकड़ रहा हूँ तो फिर यहाँ पे 20 वोल्ट मिलेगा। अगर इस पॉइंट पे तुम्हारा 100 वोल्ट है तो यहाँ पे 110 वोल्ट होगा। अब ये तो सर्किट पे डिपेंड करेगा तो कि तुम्हारा एग्जैक्ट पोटेंशियल कितना है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर उस पर्टिकुलर 2 नोड के बीच में जो भी 2 नोड हम पकड़ रहे हैं, ए बी सी डी, तो ए और डी के बीच में अगर मेरा 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है
तो मैं किसी भी एक पॉइंट को 0 वोल्ट पकड़ सकता हूं, तो अगला वोल्ट मेरा 10 वोल्ट पे होगा, है ना। और ये जब हम लोग सर्किट एनालिसिस करेंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सर्किट एनालिसिस का, तब बढ़िया से समझ में आएगा कि यार कैसे नोडल एनालिसिस है या फिर किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ जो भी है वो सब किस तरीके से करते हैं। लेकिन उसके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि रेफरेंस पॉइंट जो होता है, हम रेफरेंस पॉइंट को 0 वोल्ट पे पकड़ रहे हैं और उसी के हिसाब से बाकी जितना सारा पॉइंट है मेरा, उस नोड को एक एक हायर पोटेंशियल पे रख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर एक ब्रांच में बोल रहा हूँ और इस ब्रांच में अगर मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया है, मतलब ये भी 0 पोटेंशियल में होगा तो ये भी 0 पोटेंशियल में होगा, ये पॉइंट भी 0 पोटेंशियल में होगा, ये तीनों पॉइंट एग्जैक्टली क्या है, सेम पॉइंट ही है ना। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, मतलब इस रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे कुछ एक वोल्टेज आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ एक वोल्टेज आएगा। अब ये अगर V1 है, ये V2 है, इस तरीके से पकड़ सकते हो। तो मेरा ये R1, R2, R3, R4, अब ये R2 में एग्जैक्टली पोटेंशियल R2 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ। ओके, तो सोर्स क्या दिया है वो बोलो ना सर। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है वोल्टेज। तो R2 के अक्रॉस पे मुझको कितना वोल्टेज मिलेगा? R2 के मिल रहा है ना, तो V1 माइनस V2, क्योंकि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। सो ये V1 माइनस V2 भी हो सकता है या फिर V2 माइनस V1 भी हो सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारा V1 लो पोटेंशियल में है और V2 हायर पोटेंशियल में है, और अगर मैं V1 माइनस V2 करता हूँ तो मुझको क्या मिलेगा, निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, आंसर निगेटिव में आएगा। और निगेटिव में आएगा इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन कंसीडर कर लिया था, मैंने पकड़ लिया था कि V1 हायर पोटेंशियल पे है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे निगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब मेरा कन्वेंशन गलत हो गया, तो मैं सिर्फ डायरेक्शन को ऑपोजिट करता हूँ, खत्म कहानी। सर कुछ नॉइज आ रही है। हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला किस्सा समझ में आया? हाँ सर, पर मैं मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि ये अगर हम इसको इन चीजों को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, हाँ, तो इसका मतलब हायर, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए, जैसे कि अगर जैसे उस दिन आपने बोला था कि Cu प्लस और Zn माइनस वाला, वो Cu प्लस को आपने हाई पोटेंशियल इसलिए नहीं बोला था क्योंकि वो मतलब वो पॉजिटिव, मतलब इसलिए बोला था क्योंकि पॉजिटिव है, मतलब कि जहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो हमारा लोअर पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है ना। देखो, कॉपर और जिंक के बीच में जो एक्चुअल खेला होता है, तो अगर एक्चुअल खेला समझना है तो हमको थोड़ा सा और एक चीज समझना पड़ेगा, और वो है तुम्हारा रिएक्टिविटी लिस्ट, कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स का रिएक्टिविटी किस तरीके से है, किसका रिएक्शन, मतलब ये एग्जैक्टली रिलेटेड, नॉट दैट मच रिलेटेड टू अस राइट नाउ, हम लोगों को उतना जरूरत नहीं पड़ता है अभी के दिनों पे, बट हम लोग जस्ट क्यूरियस था। हाँ, जो केमिस्ट्री, अगर तुमको थोड़ा सा याद है जब हमने केमिस्ट्री पढ़ा था, क्योंकि केमिस्ट्री से तो जब हमने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में शुरू किया तो दूर दूर से नाता नहीं रहा है ना। तो केमिस्ट्री का अगर देखोगे तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। अरे वाह, तुमको तो पूरा याद है। लिथियम, बेरिलियम, हाँ, उसके बाद बोरॉन था, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। चल लिखते हैं हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन नियॉन, और नियॉन। उसके बाद सोडियम था ना, पोटेश पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम। यहाँ इतना मतलब याद नहीं है, है ना। चलो हाँ ठीक है, मतलब कोई भी हो। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो जो रिएक्टिविटी लिस्ट आता है ना, रिएक्टिविटी लिस्ट के हिसाब से, हाँ ये सोडियम था पहले, सोडियम वही, के बाद पोटेशियम। हाँ वही। ठीक है, तो रिएक्टिविटी लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, है ना। उसके बाद तुम्हारा शायद से एल्यूमिनियम, जिंक। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन उसके नीचे आता है। उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर, गोल्ड, ये सब। ठीक है, तो ये कॉपर जो रिएक्टिविटी लिस्ट के इतने नीचे है, तो जो नीचे है ना रिएक्टिविटी, मतलब इधर हो गया तुम्हारा हाईएस्ट रिएक्टिविटी के हिसाब से सबसे ऊपर है पोटेशियम। और जितना हम नीचे जा रहे हैं उतना रिएक्टिविटी उस मेटल का घट रहा है। जैसे एकदम लास्ट में मिलेगा तुमको सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम हमको पता है वो लोग रिएक्ट नहीं करते हैं इतना आसानी से किसी भी चीजों के साथ, है ना। तो कॉपर को देखो ये नीचे है, जिंक ऊपर है, तो कौन किसको रिप्लेस करेगा। अब यहाँ पे दे रहे हो आप H2SO4, तो हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, SO4 माइनस हो जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन करके देखो कि कॉपर के साथ कैसा रिएक्ट करेगा भाई, है ना, कॉपर प्लेट के साथ। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बनेगा पॉजिटिव। जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बनेगा निगेटिव। तो जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है। जो गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए केमिस्ट्री की बातें, केमिकल की बातें। अगर इसके अंदर जाएंगे तो और भी काफी सारी चीजें आएगी, है ना। तो मतलब मैं बस सर इतना जानना चाहता था कि जब भी अगर ऐसा कोई भी चीज हो, मतलब जैसे कोई एलिमेंट है, उसको हम पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल पे तब बोल सकते हैं, या तो वो प्लस चार्ज पे, जैसे कि अगर सपोज करो फॉर एन एग्जांपल Cu का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50 और Zn का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50, वो 25 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो Cu तो 25 रह गया इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो वो हायर पोटेंशियल पे काउंट करते हैं, जबकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Zn में ज्यादा है ना, मतलब कॉन्सेप्ट यही है ना। तो मेरा यही जानने का था कि क्या हम लोग इस वे से भी इन सब चीजों को देख सकते हैं क्या। ओके, फिर सर मेरे को ये भी जानना था कि हम ऐसा क्या चीज होता है जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये बैटरी 1.5 वोल्ट डीसी देगा, और एक कम टाइम आता है ना जब हमारी बैटरी खराब हो जाती है, जब हम उसे मार मार के चालू करते हैं, तो उस टाइम पे उसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया होगा, क्योंकि सिर्फ एक वही रीजन हो सकता है जिस वजह से वो रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, अंदर का इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया हो, इसीलिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्योंकि Cu और Zn तो एक ऐसी चीज है कि जब भी अगर नहीं, देखो इलेक्ट्रोलाइट, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कॉपर और जिंक प्लेट का। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बैटरीज आपका कॉपर और जिंक से ही बनता हाँ है वो ना। तो समझ गया सर, दूसरे लिथियम एलिमेंट्स बैटरी, होते हैं, लिथियम लिथियम बैटरी होता यूज है। होता है। अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस है। अब सारे रिएक्शंस के बारे में मुझको भी पता नहीं है, ठीक है, तब तो बैटरी के ऊपर रिसर्च करना पड़ जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली हमारा जो ये जो करंट बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, ये चीज कैसे काम कर रहा है। अभी अगर आपको सिर्फ बैटरी के ऊपर करना है तब तो पूरा का पूरा बैटरी ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन के रह जाएगा। नहीं नहीं सर, बैटरी के ऊपर नहीं करना था मुझे, तो खाली इतना ही जानना था कि हाँ, नंबर ऑफ, वो जो हम डिफाइन करते हैं कि 1.5 है, 2 है, ये नंबर ऑफ प्लेट्स के हिसाब से मे बी डिसाइड होता होगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि यार तुम्हारा कितना पोटेंशियल कितना नंबर ऑफ प्लेट्स है, प्लेट का एरिया कितना है ना। तो एरिया के ऊपर और कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो वहां पे,
उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यार बैटरी का साइज क्या है और वो बैटरी कितना वोल्टेज तक देगा। ठीक है। और बस बस सर, बाकी क्योंकि मैंने ये भी देखा कि डीसी जो है, आपने ये इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट से बताया, पर मैंने डीसी जनरेशन और भी 2-3 मेथड से देखा, और एसी जनरेशन जो था, हाँ, एसी करंट जनरेशन, वो भी वो मेथड से देखा। लेंस, फिर मैं वापस गया, मैंने ध्यान से लेंस लॉ पढ़ा, फिर फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो सब देखा। तो मतलब ये सारे डाउट्स है ना सर, ये ऐसे टू द मार्क या अप टू द मार्क नहीं कह सकते कि जो आपने पढ़ा है उसकी वजह से, पर ये वो डाउट्स है कि जो ऐसे करते करते कुछ ऐसे क्यूरियोसिटी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, और मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। क्यूरियोसिटी और सारी जानकारी आप किसी भी साइंटिस्ट को भी पूछो तो फिर उसके पास भी सारे जवाब नहीं होंगे, और वो भी हर रोज नया चीजें सीख रहा होगा। ये यूनिवर्स इतना वास्ट है, डिपेंड करता है कि हमारा जरूरत कितना है और हमको किस लेवल तक जानने से हमारा क्यूरियोसिटी खत्म हो रहा है। नहीं हो रहा है क्यूरियोसिटी खत्म, ये और अच्छी बात है। तो आप और ज्यादा इसके 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 इन डेप्थ स्टडी करो तो और मजा आएगा और जानोगे, है ना। अब देखो पर्पस क्या है। नंबर 1 यहाँ पे पर्पस, हमारा जो पढ़ने का जो पर्पस है वो 2 पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं। एक तो है कि गवर्नमेंट जो एग्जाम्स आएंगे, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स है, वो एग्जाम्स को क्रैक करना है। एग्जाम को क्रैक करने का जो तरीका होता है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं या फिर जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, वो है कि यार पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसका उसी हिसाब से जो सवालात आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, पैटर्न जो है उसी पैटर्न के ऊपर बेस करके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो, तो हो सकता है कि लग जाए, जाके उसी टाइप का आ गया तो फिर हम एग्जाम्स क्रैक कर जाएंगे। दूसरा चीज ये होता है कि यार वो जो चीज कर रहे हैं, उसी चीज को जो सीख रहे हैं, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। मेरा कोशिश वही है कि जो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज को समझ में आ जाए, कि यार हाँ, ये नेचर को समझ में आ जाए कि ऐसा और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे मैं आप लोगों का पूरा भूख मिटाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों का भूख बढ़ाने के लिए आया हूँ, कि आप लोगों में वो भूख आ जाए कि यार और करे। क्योंकि वो सारी चीजें देखो, गूगल तो नहीं बन सकते हैं, ना तो बनना है हमको कि सारी चीजों का जवाब हमको आता हो, लेकिन हर एक चीज के पीछे का लॉजिक समझ में आ जाए। और जब जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आए कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जब वो क्यों आ जाए ना, तो समझ लो वो भूख, एपेटाइट बढ़ने लगा है। और उस चीज को जब हम पढ़े कहीं पे या फिर कोई किताब खोले तो हमको ऐसा ना लगे कि एलियन टाइप का कुछ है, वो चीज समझ सके, अच्छा इस तरीके से होता है, ये एलिमेंट है, इसका बिहेवियर ऐसा होता है, इसीलिए ये हिस्सा कर रहा है, वो चीज हाँ। समझ में आ जाए, है ना। और जब से लेक्चर्स हुए हैं सर, मतलब अभी तो 2 हुए हैं, ट्रस्ट मी। और मैं मतलब ऐसा नहीं है सर कि लेक्चर्स खत्म हो गए और मैंने डन कर दिया, फिर नया लेक्चर तो तब पढ़ेंगे करके, नहीं। जो लेक्चर आप रिकॉर्डिंग्स मिलती है, उस रिकॉर्डिंग को लेके मैं एक एक एवरी 5 2 2 मिनट 3 3 मिनट का एक एक सेगमेंट, आपके कहे हुए एक एक वर्ड, एक एक लाइन को मैं अच्छे से 2 बार सुनता हूँ, फिर उसको नोट्स बना रहा हूँ, और एकदम नो आई एम लिटरली ट्राइंग वेरी हार्ड टू लर्न थिंग्स। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे से करो, देखो इससे फायदा बहुत मिलेगा लाइफ में कि आज मैंने ये। सर चैलेंज किया अपने ऑफिस हम्म में हम्म कि सर, मैं हमारे इंजीनियर्स कैबिन है, सारे इंजीनियर्स बैठे होते हैं, हम्म अचानक बीच में से शुरू हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पूछने लगा, चलो टेल मी कि अगर मेरे पास 2 कूलम चार्ज मैं पास कर रहा हूँ हम्म किसी कंडक्टर से, हम्म तो कितना एम्पियर चार्ज पास कर रहा हूँ, कितना एम्पियर करंट जा रहा है वहां से। हम्म तो उसने बोला मेरे को काउंट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उसके हम्म पास में ही एक रिसेंटली पास आउट इंजीनियर था, ही हम्म टोल्ड मी कि 2 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स को 2 से मल्टीप्लाई करके, और वो जो इधर वाला वे है, कोई हम्म डायरेक्ट नहीं बता पाए कि हाँ विल गो फॉर डायरेक्टली 2 एम्पियर। हम्म तो दैट ये सारी चीजें मेरे को भी ऑफिस में कॉन्फिडेंस देता जा रहा है
एग्जैक्टली देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि चीजों को जब हम समझ जाएंगे, क्या होता है ना कि हम तो एकेडमिक में तो ये सब लेके पढ़े, एग्जाम खत्म हो गया, हम भूल गए, है ना, छोड़ हाँ दिए सर, फिर। वही मतलब ये सारी चीजें मैंने एग्जाम में पढ़ी, एग्जाम के लिए ही पढ़ी। एग्जाम में फ्लक्स का क्वेश्चन नहीं आया, मैं उसी टाइम पे भूल गया। हम्म। तो अभी तो एग्जाम नहीं है, अभी किसके लिए सीखना है, अभी खुद के लिए खुद के सीखना लिए, है। यस, अभी खुद के लिए सीखना है, ताकि किसी के सामने मुझे मतलब लाइक कोई मुझे चैलेंज ना कर पाए उस जगह पे कि यू डोंट नो एनीथिंग। हम्म। प्रूव माई सेल्फ दैट आई नो आई एम एन इंजीनियर, बस दैट्स ऑल। चलो थोड़ा सा अभी और मैं कंसेप्चुअल बातें करता हूँ, क्योंकि लोग कम है तो चीजों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बट कुछ चीजें हैं जो बेसिक है, बार बार डिस्कस करते ही रहेंगे उसके ऊपर, और बहुत जरूरी भी होता है। जैसे हमने बोला था कि यार जब करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर से, तो क्या होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं, है ना। सर करंट पास होता है किसी भी मूविंग कंडक्टर से। नहीं, मूविंग कंडक्टर नहीं, सर मुझे कहीं पे। मैंने देखा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर ऐसे ही मैं छोड़ दूं, हम्म। उसके अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। अगर वो कंडक्टर हम्म। थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा मतलब नहीं नहीं नहीं, तुम सुना नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सुना नहीं है, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब कभी भी करंट पास होगा किसी भी कंडक्टर पे, सॉरी सर, ओके ओके, whenever current flows through any conductor, कहीं पे भी, वो चाहे तुम्हारा मोटर है, वो चाहे तुम्हारा इलेक्ट्रिक हीटर है, कुछ भी है, वो चाहे सिंपल एक वायर है, जहां से भी करंट पास हो रहा है उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होके होता आया है और होता रहेगा हमेशा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसी को बोलते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड है दोनों। क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, और उसी के हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो अगर पढ़ ही रहे हो तो फिर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बार पढ़ना, ठीक है। KPS वाला। नहीं नहीं, वो नहीं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये किसका था, स्क्रोडिंगर का आई थिंक। तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो हर एक मॉलिक्यूल है, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज ए मैग्नेट इन इटसेल्फ, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल अपने में एक मैग्नेटिक डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है बताओ तो, डाइपोल क्या होता है। इसके दो पोल्स होते हैं। डाइपोल मतलब कोई भी दो पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, साउथ पोल या फिर कोई भी दो चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो हम सेग्रीगेट सेपरेट कर सकते हैं कि प्लस क्यू को अलग कर दिया, माइनस क्यू को अलग कर दिया, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल कभी भी हम सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं। आप कितना भी तोड़ो, इस बार मैग्नेट को हम जितना बार तोड़ेंगे उसी में एक नॉर्थ एक साउथ बनेगा, है ना। कभी भी आप नॉर्थ पोल को निकाल पाए हो, नहीं निकाल पाओगे। जब भी नॉर्थ पोल आएगा उसके साथ साउथ पोल आएगा। तो ये जो बनता है डाइपोल, जो बनता है, तो जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ, जो मॉलिक्यूल से हर एक चीज तो स्पिनिंग है, हर एक चीज घूम रहा है, और हर एक चीज जो घूम रहा है इस दुनिया में, वो अपने एक्सिस के चारों तरफ भी घूम रहा है और किसी एक चीज का रोटेशन लगा रहा है। जिस तरीके से सूरज है वो भी स्पिनिंग कर रहा है, अपना धरती है वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है और फिर सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। अब सूरज भी किसी ना किसी के चारों तरफ घूम रहा है, हर एक चीज घूम रहा है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी अपने एक्सिस पे घूमते हैं और साथ में पूरा का पूरा रोटेट करते रहते हैं किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट में, एक एक्सिस के अगेंस्ट में। जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि वो भी अपने एक्सिस पे घूमते हैं और साथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। तो हर एक चीज अगर मूविंग है ना, उसी के हिसाब से बनता है आपका डाइपोल। तो ये जो कोई भी, जब हम मटेरियल उठाते हैं, कोई भी सब्सटेंस है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शंस होते हैं, वो डायरेक्शंस इन जनरल है पजार्ड है। अब पकड़ लो, आपने
मटेरियल जो लिया वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जैसे ही आप कोई एक मैग्नेटिक फील्ड के पास रखोगे तो ये जो डायरेक्शन जो उल्टा पुल्टा था वो क्या हो जाएगा, वो ओरिएंटेड हो जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आएगा। तो एक साइड बन जाएगा साउथ पोल, एक साइड बन जाएगा नॉर्थ पोल। इसी तरीके से बनता है मैग्नेट, जो बार मैग्नेट बनता है। तो जब करंट पास होता है ना तो अपना जो करंट जो भी कंडक्टर है वो कंडक्टर के पास से जब जा रहा है तो उसके चारों तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स है, पकड़ लो वो एयर मॉलिक्यूल्स है, तो उसी पे वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना दे रहा है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को एक ओरिएंटेशन दे रहा है। ठीक है, सो ये तो हो गया फंडामेंटल लॉ जो हम सबको पता है। सबसे पहले तो यही वाला चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब जब भाई मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो हमारे दिमाग में आया तो उसका फ्लक्स का नॉर्थ पोल या फिर उसका फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। पहले तो ये देख लिया कि करंट पास होगा तो फील्ड बनेगा, जब फील्ड बनेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन कहाँ से मिला तुमको? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दैट द डायरेक्शन तीनों परपेंडिकुलर होंगे ऐसे। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, गलत नहीं है, गलत है। और कोई बताएगा कि जो करंट पास होगा उसके वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उस फील्ड का डायरेक्शन कहाँ कैसे मिलेगा, हमको किस रूल से मिलेगा या फिर कैसे बता सकते हो? एनीबॉडी? रणमीत है, पार्थो है, शुभम है, शायद है, कोई तो बताओ। जब भी करंट पास हो रहा है तो इसमें जो फ्लक्स बन रहा है उस फ्लक्स का अभी क्या है, फ्लक्स तो बन गया वो पता चल गया कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया। एक कंडक्टर ले लिया, एक पेपर के बीच में से डाल दिया, उसके चारों तरफ आयरन लोहे का छोटा छोटा तिनका छोड़ दिया एकदम पतला सा, और फिर करंट पास कराया तो देखा कि वो आयरन क्या हो रहा है, वो एक सर्कुलर पाथ में अपने आप को ओरिएंट कर रहा है। तो उसी से ऑर्स्टेड ने बता दिया देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसीलिए ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं। तो समझ में आया, लेकिन ये फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, किस कौन सा लॉ से पता चलेगा? फ्लक्स का डायरेक्शन पता चलेगा राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, कौन सा लॉ? राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट के डायरेक्शन पे आप अपना ये राइट हैंड का थंब रखते हो तो जो कर्ल होता है वो कर्ल देगा आपको फ्लक्स का डायरेक्शन। याद रहेगा, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल में आने से पहले भी और कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, और उन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले देखा गया कि एक काम करो, पहले पता लगाओ कि नॉर्थ पोल ऑफ ए निडल कि करंट पास होने से नॉर्थ पोल ऑफ द निडल किस डायरेक्शन पे मूव होता है। तो जिधर से नॉर्थ पोल का डायरेक्शन अगर पता चल गया तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी पता चलेगा। उससे जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आया सामने वो था आपका स्नो रूल। सबने पढ़ा होगा कि अगर एक कंडक्टर के में करंट पास हो रहा है और अगर मैं यहाँ पे एक निडल रख दूं, मैग्नेटिक निडल रख दूं उस कंडक्टर के ऊपर, और करंट अगर ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन पे कि साउथ टू नॉर्थ, करंट का डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ, नीडल कहाँ पे, ओवर द कंडक्टर, तो नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल टर्न टुवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ पोल किस तरफ से घूम जाएगा, वेस्ट की तरफ डायरेक्शन पे घूमेगा। ये था पहला रूल, स्नो रूल जिसको बोलते हैं। फिर आया एम्पियर रूल। एम्पियर ने क्या कहा, एम्पियर रूल क्या कहता है कि अगर कोई एक आदमी अगर इस डायरेक्शन उस कंडक्टर के तरफ मूव करके स्विम कर रहा है, कंडक्टर के तरफ मूव करके अगर स्विम कर रहा है और करंट ऐसे पास हो रहा है कि उसके पैरों से घुस रहा है और दिमाग से निकल रहा है करंट, ये अगर करंट का डायरेक्शन है तो नॉर्थ पोल विल बी मूविंग टुवर्ड्स द इट्स लेफ्ट हैंड। तो बात बराबर है, स्नो रूल और एम्पियर रूल एक ही बात बोल रहा है कि उधर घूमेगा, वेस्ट की तरफ घूमेगा। चलो ठीक है,
तो इससे ये हम हमारे काम में तो आता नहीं है, हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं राइट हैंड, सारे के सारे एक ही है, राइट हैंड थंब रूल। अब ये आसान है यूज करना। थंब रूल क्या कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन पे आप अपना अंगूठा रख दो, थंब रख दो राइट हैंड का, तो कर्ल आपका बताएगा कि फ्लक्स किधर जा रहा है। इसको रखो तो कर्ल बताया फ्लक्स किधर जा रहा है। अब वही चीज अगर एक कोयल, इसी कंडक्टर जो स्ट्रेट कंडक्टर है, इसी को अगर मैं ऐसे कोयल बना दूं और यहां से अगर करंट पास हो रहा है, अब अपना थंब रख के दिखाओ, तो दिक्कत हो रही है यार, थंब कहां से रख के कैसे करें। तो जब सर्कुलर कोयल होता है तो इसका सीधा आसान चीज ये है कि आप अपना कर्ल को रख दो करंट के डायरेक्शन पे। So if the curl represent the direction of current, then your right hand curl represent the direction of the current. Then your right hand thumb will give you the direction of field. दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। तो जैसे ही मैंने इधर ऐसे किया, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो फिर यहाँ से क्या दिख रहा है मुझको कि फील्ड जो है वो निकल के आ रहा है ना, अपवर्ड में। अब ऊपर आ रहा है, मतलब बोर्ड से बाहर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। अगर मैं इसी चीज को, इसी कोयल को अगर उस तरफ से देखूं, उल्टा साइड से देखूं, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि इधर से ये करंट अंदर जा रहा है ना। सो जहां से यहाँ इस फेज से अगर देखता हूं तो करंट फील्ड फ्लक्स क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है। अगर मैं उसी को उल्टा जाके इधर से देखूं तो लग रहा है कि ये फ्लक्स क्या हो रहा है, इस कॉइल के अंदर घुस रहा है। मतलब ये फ्लक्स इस तरीके से आ रहा है, इधर से निकल रहा है और यहाँ से जाके घुस रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। अब देखो नॉर्थ पोल का डेफिनेशन क्या था। नॉर्थ पोल किसको बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल वो पोल है जहां से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बाहर आता है, निकल के बाहर आता है हवा में, ठीक है। और साउथ पोल वो पोल है जहां पे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अंदर घुस जाता है मैग्नेट के। तो यहाँ से जिस पोल से, जिस पॉइंट से फ्लक्स बाहर निकलेगा, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो ये फेज क्या हो गया, नॉर्थ, क्योंकि इधर से फ्लक्स निकल के आ रहा है। और पीछे वाला साइड क्या बन गया, साउथ, क्योंकि फ्लक्स आके घुस रहा है। तो एक कोयल, ये सवाल भी बहुत बार करता है या फिर आता है कि एक कोयल कैरिंग करंट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये एक सिंपल कोयल है which is carrying current but it is behaving like a magnetic dipole। क्यों, क्योंकि अगर इसी के सर्कुलर करंट अगर ऐसे बह रहा है इसमें, तो क्या हो रहा है, एक फेज से दिख रहा है कि फ्लक्स जो है, एक फेज से दिख रहा है कि फ्लक्स निकल रहा है, तो दूसरे फेज से दिख रहा है कि फ्लक्स आके उसके अंदर घुस रहा है। तो इधर हो जाता है साउथ पोल, इधर हो जाता है नॉर्थ पोल। ठीक, समझ में आया। तो पहला चीज जो हमको याद रखना है, देखो मैं बड़ा ही सिस्टमेटिकली अप्रोच में जाता हूं ताकि याद रखना आसान हो, काफी इजीली हम लोग याद रख सके हर एक लॉ को, फॉर्मूला को, ठीक है। तो पहला चीज जब आंख बंद करके आप सोचोगे तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेट कंडक्टर से करंट जा रहा है वो चीज सोचो। जब जा रहा है भाई, तो इंटरनल जो हो रहा है वो तो रेजिस्टेंस का खेला है, वो आएंगे बाद में। अब बाहर में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। जब फील्ड क्रिएट हो रहा है तो फील्ड में का डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए, वो मिलेगा मुझको राइट हैंड थंब रूल से। अब मिल गया मुझको मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी कंडक्टर से करंट जाने से किधर से जाएगा वो मैं निकाल सकता हूँ। दूसरा जो लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है आपका फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोल रहा है कि कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी कॉइल, ठीक है, कंडक्टर नहीं, सॉरी,
कोई भी कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है और वो अगर फ्लक्स जो है उस कॉइल के साथ लिंक वेरी करता है, चेंज होता है, तब जाके एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, आप सबको ये सारी फॉर्मूला, ये सारे लॉस पता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं और हर बार कौन सा फेराडे है, कौन सा मैक्सवेल्स है, कौन सा ओर्स्टेड है, उसमें कंफ्यूजन होता है। इसीलिए सुनो मेरी बात को बहुत बढ़िया से। पहला चीज ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसने बताया क्या कि करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसका फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा या तो स्नो रूल से मिल जाएगा, या एम्पियर रूल से मिलेगा, या फिर राइट हैंड थंब रूल से मिलेगा, है ना। तो उससे मुझको पता चला राइट हैंड थंब रूल को पकड़ लेते हैं तो थंब को रखो, फ्लक्स मिल गया मुझको कर्ल से। कर्ल को डायरेक्शन दे दो, सर्कुलर कॉइल में कर्ल को दो करंट का डायरेक्शन, तो थंब देगा मुझको फील्ड। समझ में आया? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कह रहा है कि कॉइल के साथ फ्लक्स लगा है, फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे जरूरी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की। पहला लॉ तो बोल दिया कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। दूसरा लॉ, सेकंड लॉ जो आया, सेकंड लॉ ने दिया मैग्नीट्यूड कितना होगा, -N-d∅dt। इतना मैग्नीट्यूड का ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर इतना मैग्नीट्यूड का ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब जितना ज्यादा हम घुमाएंगे, जितना स्पीड में घुमाएंगे, उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब देखो तीसरा चीज जो, ये तो हो गया, इससे हमको क्या मिल जाएगा? जनरेटर बना लेंगे हम इससे, है ना, कि कॉइल ले लो तो जनरेटर बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखो, कॉइल को घुमाओ, जनरेटर बन गया। अब इसी के साथ रिलेटेड और एक चीज बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने एक कॉइल रख दिया और उसी कॉइल को एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है और स्टैटिक कॉइल है, कॉइल भी स्टैटिक, फील्ड भी स्टैटिक, नथिंग इज हैपनिंग। तो मैंने क्या किया, बाहर से ना इसमें करंट दे दिया, एक बैटरी लगा दी यहाँ पे, और बैटरी लगा के क्या किया, इसी को करंट दे दिया, या फिर किसी भी तरीके से इसमें करंट सप्लाई कर दिया। जब करंट गया इससे तो क्या होगा बताओ? जब इस कॉइल से करंट पास होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। सबसे पहले तो फ्लक्स, ये जो इसको मैं पकड़ लेता हूँ ए एंड बी कंडक्टर, तो ये ए और बी से अगर ऐसे करंट जा रहा है तो अगर मैं देखता हूं तो इस डायरेक्शन का फ्लक्स इस कंडक्टर के चारों तरफ आएगा। तो ये फ्लक्स क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ ना। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो सिमिलरली इसमें भी बनेगा, इस कंडक्टर में भी फील्ड बनेगा। तो ये जो नया मैग्नेटिक फील्ड आया, ये मैग्नेटिक फील्ड, एग्जिस्टिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? अपोज करेगा। अपोज करेगा, रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, बेस्ड ऑन द पोलैरिटी। अगर नॉर्थ पोल के साथ नॉर्थ पोल बन रहा है तो फिर रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल के पास में साउथ पोल उस आसपास में बन रहा है तो फिर अट्रैक्ट करेगा, वही ना होगा। तो क्या अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये कंडक्टर को क्या मिलेगा? एक थ्रस्ट मिलेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो अल्टीमेटली ये कॉइल जो है वो घूमने लगेगा, कॉइल जो है वो घूमने लगेगा। तो ये किसका प्रिंसिपल हो गया? ये हो गया मेरा मोटरिंग एक्शन, हो गया ना मोटरिंग एक्शन। मोटर में आप क्या करते हो कि आप बाहर से करंट सप्लाई करते हो और रोटर घूमने लगता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बाहर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं और ये रोटर घूमने लग रहा है अपने आप, क्योंकि वो पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड में है। जनरेटर में क्या हो रहा है कि हम खुद से घुमा रहे हैं, तब जाके ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? अब बात आती है, तो ये किसका लॉ था? मोटरिंग एक्शन किसका लॉ है? ये तो फेराडे का है। मोटरिंग एक्शन किसका लॉ है? ये है आपका मैक्सवेल्स का। ठीक है, मैक्सवेल्स लॉ। मोटरिंग एक्शन मैक्सवेल्स लॉ, जनरेटिंग एक्शन फेराडेज लॉ।
तो फैराडेज लॉ को आप जनरेटिंग एक्शन भी बोल सकते हो। और ये जनरेटिंग एक्शन एंड मोटरिंग एक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ के दूसरा होगा। जैसे करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसी तरीके से जनरेटिंग एक्शन होगा तो फिर मोटरिंग एक्शन आएगा ही आएगा। कैसे बोल रहा हूँ, पकड़ लो, सबसे पहले ये वाला पहला फिगर लेते हैं कि पहले क्या है कि कॉइल स्टैटिक है, फील्ड स्टैटिक है, तो कुछ हो नहीं रहा है। अब हमने क्या किया, उस कॉइल को पकड़ के घुमा दिया, इसी कॉइल को घुमा दिया। जब हमने इस कॉइल को घुमाया, हमने जब घुमाया तो इसने क्या किया, फ्लक्स कट किया। जब इसने फ्लक्स कट किया तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये जिस डायरेक्शन से घूम रहा है, क्योंकि यही तो कॉज है ना, घुमा रहे हैं हम, पकड़ लो टरबाइन लगा के ही घुमा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन से घूम रहा है उस डायरेक्शन को, उस रोटेशन को उसको रोकना है, उसी डायरेक्शन को रोकना है, रोटेशन को रोकना है, उसी तरीके से इसको करंट पास करना पड़ेगा। तो ये जो करंट पास करेगा वो करंट इस तरीके से होना चाहिए, अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे कि जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अपोज करे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मिल गया मुझको कि मैं इसको अंदर की तरफ धकेल रहा हूं और फील्ड मेरा इधर है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं कि ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, और वो डायरेक्शन कौन सा लॉ देता है हमको, थंब रूल ही देता है सर, फ्लेमिंग का, वो परपेंडिकुलर वाला जो मैंने बोला वो, तो राइट, फ्लो, हाँ ये वाला, एक फोर्स का डायरेक्शन बताता है जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। सो यहाँ पे आ जाएगा अभी आपका फ्लेमिंग्स, ये थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल। सॉरी सॉरी सॉरी, वही कंफ्यूजन था, राइट हैंड रूल और थंब रूल जो अलग अलग है। यस, बोल रहे हैं ना, वो अब सारा चीज क्लियर होगा। ये है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो जनरेटर के टाइम पे कौन सा रूल यूज करना है, जब आपका मोशन आपको पता है, फ्लक्स पता है, और आपको ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना है, तो आप यूज कर रहे हो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और मोटर के केस में क्या हो रहा है कि आपको फील्ड पता है और आपने करंट दिया है, मतलब ईएमएफ का डायरेक्शन पता है, करंट का डायरेक्शन पता है, आपको निकालना है कि फोर्स किधर से लग रहा है और वो रोटेशन किधर से घूमेगा, वो निकालना है। वो कैसे पता चलेगा, मोटर का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है भाई, वो फोर्स किधर जाएगा, वो कौन सा रूल से पता चलेगा, लेफ्ट हैंड रूल। यस, वो पता चलेगा हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो देखो, एक हो गया राइट हैंड रूल, एक हो गया लेफ्ट हैंड रूल। एग्जाम में जाओगे तो फिर कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन रहेगा, आगे से रहेगा, और बार बार पढ़ते रहोगे तब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जैसे अभी का स्टेटस है, कभी पढ़े थे, जानते हैं, और फिर यार लेफ्ट हैंड रूल जनरेटर का है कि राइट हैंड रूल जनरेटर के, वो तो कंफ्यूजन आ गया, भूल गए। तो उसको याद कैसे रखें, उसको याद रखने का एक बड़ा ही आसान तरीका ये है कि दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो कि जनरेटर देन मोटर, जनरेटर देन मोटर। अगर हम जनरेटर को चलाएंगे तब जाके मोटर घूमेगा, जनरेटर को चलाएंगे तब जाके मोटर घूमेगा, जनरेटर को चलाएंगे तब मोटर घूमेगा। अगर जनरेटर चलेगा नहीं तो करंट नहीं मिलेगा, तो मोटर घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा, है ना। तो जनरेटर को अगर पहले चलाना है, पहले क्या आता है, राइट हैंड आता है, राइट हैंड आएगा, उसके बाद ना लेफ्ट हैंड आएगा। कुछ भी करने जाओगे पहले राइट हैंड नहीं आएगा, तो राइट हैंड देन लेफ्ट हैंड। तो जनरेटर देन मोटर, जनरेटर देन मोटर, पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड। तो जनरेटर के लिए क्या हो गया आपका राइट हैंड रूल, और मोटर के लिए हो गया आपका लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब आते हैं कि ये राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल में 3 उंगली आती है, दोनों में सेम। एक तो हो गया अपना फर्स्ट फिंगर, एक हो गया मिडिल फिंगर, इसको पकड़ लेते हैं फर्स्ट फिंगर,
एक होता है मिडिल फिंगर, चलो इसी को पकड़ लेता हूं मैं, मिडिल फिंगर, और एक हो जाएगा आपका थंब, है ना। तो ये क्या है, ये क्यों ले रहे हैं ऐसे, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको रिप्रेजेंट करना है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रहेगा हमेशा। तो फर्स्ट फिंगर जो है, हम फील्ड किधर जा रहा है भाई, सबसे पहला काम तो फील्ड है, तो उंगली फर्स्ट फिंगर ही आएगा कि फील्ड किधर जा रहा है, तो फील्ड इधर जा रहा है। चलो ठीक है, फर्स्ट फिंगर क्या देगा, फील्ड, फील्ड का डायरेक्शन देगा फर्स्ट फिंगर। और ये हर एक, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली यहाँ पे, सो मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो फील्ड का डायरेक्शन कौन दे रहा है, फर्स्ट फिंगर। मोटर के केस में भी होगा, जनरेटर के केस में होगा। अब देखो दो चीज और बच गया, एक तो जनरेटर के केस में कि मोशन किधर होगा और ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। अब बता सकता है कोई कि करंट या ईएमएफ कौन सा उंगली होगा और थंब कौन सा उंगली रिप्रेजेंट करेगा। हम रिप्रेजेंट करेगा फोर्स यानी कि डायरेक्शन। तो देखो इस चीज को अगर कंफ्यूजन हटाना है तो एक मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लगेगा, बट बड़ा आसान से याद रह जाएगा हमेशा के लिए। अगर आप किसी को भी अगर आप मिडिल फिंगर शो करते हो तो उससे क्या होगा, करंट लगेगा, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, नाक फोड़ देगा। तो करंट करंट होगा, वोल्टेज होगा, तो मिडिल फिंगर दिखाने से आएगा, है ना। तो ईएमएफ जो है या करंट है वो हमेशा मिडिल फिंगर में है, समझ गए। और जो मोशन है, अगर गुस्सा आएगा तो वो घुसा मारेगा आपको, तो मोशन किधर आएगा, मोशन या फोर्स आपका थंब हो जाएगा। क्लियर। आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल क्या है भाई, कि अगर मैं मिडिल फिंगर दिखाऊंगा तब तो करंट लगेगा, उसको करंट लगेगा तो फिर वो मुझको घुसा मारेगा, है ना। तो घुसा मारेगा तो थंब, मिडिल फिंगर शो करोगे उसको करंट लगेगा, झटका लगेगा बिजली का, वो मारेगा तेरे को पकड़ के। तो फर्स्ट फिंगर तो हो गया फील्ड, सबसे पहले तो हमको फील्ड को ढूंढना है, फर्स्ट फिंगर। फिर जनरेटर के केस में क्या है, हम लोग मोशन दे रहे हैं, जनरेटर के केस पे मोशन दे रहे हैं, मतलब ये थंब। और मिडिल फिंगर क्या देगा हमको, करंट का डायरेक्शन या फिर ईएमएफ का डायरेक्शन। ओके। और मोटर के केस में क्या होगा, फील्ड तो सेम है, फर्स्ट फिंगर ही होगा फील्ड, और क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन पे आप रख दोगे अपना मिडिल फिंगर, और ये थंब देगा आपको फोर्स का डायरेक्शन या फिर मोटर का मोशन, मोटर किधर से घूमेगा। अब इसी चीज को ना थोड़ा सा और आसान कर देता हूं मैं, इसी चीज को थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। पकड़ लो, ये है मेरा एक सिंपल सा एक मोटर या जनरेटर बनाते हैं, डीसी बनाते हैं। चलो सपोज दिस इज माय स्टेटर, हम लोग इसमें मशीन्स में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और ये है मेरा पोल, पोल पता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो चलो दो ही पोल ले लेता हूँ, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल से क्या होगा, फ्लक्स निकलेगा, साउथ पोल की तरफ जाएगा, है ना। तो अगर मैं अपना राइट हैंड, अभी नहीं पापा क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, देख लो, ठीक है ठीक। नॉर्थ पोल के तरफ क्या करेंगे, जिधर से फ्लक्स आ रहा है ना उसके तरफ क्या कर दो आप, अपना ये हथेली पे क्या करो, ये फ्लक्स को पकड़ लो, ठीक है। साउथ पोल में जाने नहीं देना है, क्या करना है, साउथ पोल में जाना नहीं देना है, और फ्लक्स को ऐसे हमने हथेली पे पकड़ लिया। तो अगर हम इस हाथ से नॉर्थ पोल के तरफ
ये करते हैं और फ्लक्स को रोक देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अपना जो ये फिंगर है, उस फिंगर को ना यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अपना, ये रहा अपना रोड। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद देखूंगा। सो अभी नॉर्थ पोल से जो फ्लक्स आ रहा है, वो फ्लक्स को मैं ले रहा हूं अपने हथेली पे, और जो भी मोशन होगा इधर से अगर मैं लगाता हूँ तो ये साउथ नहीं होगा, ये हो जाएगा मेरा साउथ पोल, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये होगा साउथ पोल, है ना, कंसेक्यूटिव नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन पे ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो इस चीज को मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, थोड़ा सा मुझको भी कंफ्यूजन हो रहा है अभी, है ना, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, बाद में बताता हूँ। अभी ये तो समझ गए कि भाई जो हमारा राइट हैंड रूल है और लेफ्ट हैंड रूल है वो कैसे काम कर रहा है ना, राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर, लेफ्ट हैंड रूल फॉर मोटर। तीन फिंगर ले रहे हैं, तीनों फिंगर में से फील्ड दे रहा है मेरा फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर क्या देगा, करंट और ईएमएफ, और थंब देगा मेरा, क्या कहते हैं इसको, थंब देगा फोर्स और मोशन, ठीक है। तो यही, ये जो तीन बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि करंट जाएगा तो फील्ड बनेगा, फील्ड में अगर कोई कॉइल रखोगे और फील्ड अगर चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, और अगर ईएमएफ आप बाहर से सप्लाई कर दोगे तो जो करंट बनेगा उससे जो फील्ड बनेगा उसके वजह से एक फोर्स आएगा, तो रोटर घूमने लगेगा तो मोटर होगा। इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन है, मोटर ले लो, जनरेटर ले लो, कुछ भी ले लो, इसी इसी फंडामेंटल्स के ऊपर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन है ना। सो मेरा सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट है, क्या हुआ, यही मेरा सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट है। सर मुझे कुछ आपसे पूछना है, if you don't mind। बोलो। सर ये जो फोकसिंग ऑन फोकस वाला था, ये आगे आने वाला है या मतलब क्या आएगा है? आएगा आएगा आएगा, करेंगे ना। ओके। वो और कल की क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी ना, राइट? हाँ फ्राइडे को, लास्ट मेरा दूसरा क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को लेंगे। और सर थोड़ा कुछ क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो ना। सर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड था सर क्वेश्चन कुछ। बोलो। एक्चुअली मैं मेरे को थोड़ा इंटरव्यू में पूछा था, इसीलिए थोड़ा ये जानना था। चलो पूछो। तो ये एक्चुअली में ये लूपिंग जो होता है, लूप करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट में, लूप, हाँ वो हाँ, लूप जो है वो कैसे करते हैं सर, लूप चेकिंग? लूप टेस्टिंग। लूप चेक और हाँ फोर लूप चेक। ये लूप टेस्टिंग में क्या है, आप एक तरफ से इसका ये कर दो ना, देखो यहाँ से पकड़ लो, ये आपका कंट्रोल रूम है, ठीक है, दिस इज योर कंट्रोल रूम। यहाँ पे आपका पैनल रखा हुआ है, पकड़ लो आपका पीएलसी क्या है, कुछ भी पैनल है ना, और आपका फील्ड में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, या फिर आपका एमसीसी पैनल हो गया, यहाँ पे एमसीसी पैनल है। अभी केबल्स तो बहुत सारे आप कंट्रोल रूम तक लेके जाओगे, है ना, बहुत सारे केबल्स क्या हुआ कंट्रोल नहीं रूम नहीं, तक है।
लेके वो तो गए। फिर मार्शलिंग कैबिनेट से होते हुए जाएगा सर। हाँ पहले तो फील्ड जाएगा, फील्ड से मार्शलिंग कैबिनेट जाएगा, उससे फिर हाँ, तो उसमें तो मॉड्यूल्स जाएगा। ठीक है, तो पकड़ लो बीच में जेबी है, कुछ है हम्म, या फिर नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको निकालना है कि यहाँ पे जो केबल आया है, यहाँ पे हम्म, जो जितने सारे केबल है, वो केबल फील्ड में कहाँ पे है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो, है ना। हम्म, तो आपको लूप चेकिंग करना है। अब लूप चेकिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दो एक एंड पे, और इस एंड पे कंटिन्यूटी चेक कर लो। हाँ। बड़ा मगर सिंपल। सर, मगर मगर सर ये इसमें तो लूप चेकिंग में दो किस्म का लूप होता है ना, एक हॉट होता है, एक कोल्ड होता है। हॉट दो एंड कोल्ड। लूप सेम ही होते हैं व्हेन वी कनेक्ट की कंट्रोल रूम से ये मतलब पैनल से हम इधर करते हैं इंस्ट्रूमेंट नहीं नहीं तक, तब उसे कोल्ड लूप कहते हैं, और फिर उस पैनल से इस तरफ करते हैं तो उसको हॉट लूप कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। हॉट कोल्ड लूप होता है विदाउट उसमें, अगर वो उसमें कनेक्टेड नहीं रहता है इससे, तो उसको कोल्ड लूप रहता है। हॉट लूप जो बोलते हैं कनेक्टेड रहता है या रनिंग रनिंग में रहता है, उसको हॉट लूप बोलते हैं। मगर वो चेकिंग कैसे करते हैं सर, वो मेरे को जानना था। देखो हॉट लूप आप तब बोलते हो जब आपका इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है, वो हाँ, ऑन कनेक्टेड रहता है, लाइन में है, लाइन में है। लाइन में है, तब जाके आप टेस्टिंग कर रहे हो कि हम्म, पकड़ लो कुछ फॉल्ट हो गया। ठीक है, हम्म, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, और ट्रांसमीटर का कोई वैल्यू दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो हम्म, आपको लूप चेकिंग करना है कि यार कहीं लूप ओपन है कि क्या है, उसको आप बोलोगे हॉट लूप चेकिंग, क्योंकि आपका ऑलरेडी वो लाइन पे है। जो हम्म, कोल्ड लूप चेकिंग का बात कर रहे हो वो तो मैंने आपको दिखा दिया कि उधर से जाओ ट्रांसमीटर के वहां पे जाके शॉर्ट कर दो, फील्ड में शॉर्ट करो या फिर हम्म, पैनल में शॉर्ट करो। कि पैनल में हम्म, शॉर्ट कर दिए और फील्ड में जाके चेक कर रहे हैं कि यही वाला तार जिसको मैंने शॉर्ट किया, क्या ये हम्म, दोनों ही है जो शॉर्ट है। हम्म, कंटिन्यूटी चेक करने से मिल जाएगा आपको, है ना। हम्म, हम्म, और हॉट लूप चेकिंग का अगर बात करते हो तो फिर आप हार्ड कम्युनिकेटर से भी कर सकते हो। हम्म। हार्ड कम्युनिकेटर से आप लूप को चेक जैसे करने उसका के भी, लिए उस हार्ट कम्युनिकेटर का भी कुछ सीरीज में लगाना पड़ता है ना सर, कुछ नहीं। इंस्ट्रूमेंट का जरूरत हा, पड़ता है, जैसे हार्ड प्रोसेस मीटर वगैरह, हैंडी पंप, ऐसे कुछ यूज करते हैं। हार्ड कम्युनिकेटर के लिए आपको सीरीज में नहीं, पैरेलल लगा सकते हो आप। ठीक है, जो भी लूप है कहीं पे भी मल्टीमीटर के साथ भी पैरेलल लगा सकते हैं सर, ये सीरीज में रहेगा। मल्टीमीटर, अगर आपको देखो आपको चेक क्या करना है उसके ऊपर है। अगर आपको वोल्टेज चेक करना है पैरेलल लगा सकते हो, और अगर हम्म, आपको एम्पियर देखना है तब तो आपको सीरीज में लगाना है। आप नहीं पकड़ नहीं, लो। कैलिब्रेशन का टाइम में सर, हाँ जैसे वही बोल रहा हूँ, कैलिब्रेशन करना है। कैलिब्रेशन के टाइम पे ही बोल रहे हैं कि अगर आप पैरेलल लगाओगे तब तो आपका करंट नहीं आएगा ना। हम्म, करंट आपका हमेशा सीरीज में आता है, बट हमारा जो मिली एम्पियर होता है वो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार किया है कि हम अब अभी नहीं पता बाद में, तो क्या करते हैं डायरेक्टली इतना कम मिली एम्पियर रहता है, इसको हम पैरेलल ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं मिलेगा, हो सकता है हम्म, गड़बड़ मिले। बट अगर सिर्फ सिंपल टेस्टिंग करना है और आपको वो टर्मिनल्स खोलना नहीं है, आप डायरेक्टली सिंपल मिली एम्पियर भी चेक कर लेते हैं कभी कभार, बट वो जानकारी लेते हुए कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है और कितना करंट तक पास करेगा, नहीं तो लास्ट में जो बोला था कि मल्टीमीटर का फ्यूज उड़ जाएगा। अब पकड़ लो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका क्या है कि ये रहा मेरा चैनल। ठीक है, और ये रहा मेरा यहाँ पे ट्रांसमीटर। हम्म, अब मुझको यहाँ पे मल्टीमीटर लगाना है, तो अगर मुझको वोल्टेज चेक करना है तब तो मैं ये दोनों टर्मिनल पे डायरेक्ट लगा दूं। लेकिन हम्म। अगर करंट चेक करना है तो एग्जैक्टली फैक्ट क्या कहता है कि यहाँ से इसको खोल दो, खोलो हाँ हाँ इसको। हाँ, खोलना होगा। इस लाइन को खोल के आपको मल्टीमीटर को इस टर्मिनल के साथ और इस टर्मिनल के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है, तब हम्म, जाके होगा आपका, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है मल्टीमीटर फिर। लेकिन हम्म, हार्ड कम्युनिकेटर क्या करता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ये जो जंक्शन है
इसी पॉइंट पे पैरेलल कनेक्ट कर सकते हो हार्ट को, और उसका जो डिस्प्ले है वहां पे आपको जो भी चाहिए, आपको उसके ट्रांसमीटर का रेंज चाहिए, मिली एम्पियर चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हर एक चीज आप वहीं पे देख सकते हो। ठीक है, क्या है आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो अभी? ठीक है, बहुत बढ़िया। सो ठीक है सर ये जो है 4 to 20 मिली एम्पियर जैसे देते हैं उसमें जब कैलिब्रेशन करना होता है तो वो उस चीज लूप में जो है हम लोग का उसमें 4 to 20 मिली एम्पियर देते हैं। या तो वो प्रोसेस मीटर से दे सकते हैं या तो वो हार्ट कम्युनिकेटर से दे सकते हैं 4 सोर्स भी दे मिली सकते हैं, एम्पियर। लूप लूप कोई हाँ भी सोर्स, कोई भी को सोर्स हाँ होगा तो दे सकते हैं सर। हम्म। मगर इसमें इसमें मतलब मेरे को वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ये 4 to 20 मिली एम्पियर जो देना पड़ता है, ये क्या डायरेक्टली हम लोग पावर जैसे नहीं दे सकते पावर से? मतलब मैंने जैसे ऑनलाइन जैसे इसमें रहा मतलब वोल्टेज, हाँ वोल्टेज सोर्स है। हाँ वोल्टेज सोर्स से डायरेक्टली नहीं नहीं, दे ये सकते हैं। ये कहाँ पे दे रहे हो वो तो समझो। अभी ट्रांसमीटर है, आप थोड़े ना ट्रांसमीटर को 4 to 20 दे रहे हो। आप कब 4 to 20 यूज कर रहे हो? आप जब आपका आपका इस साइड में आपका पीएलसी है, ठीक है, आप अगर पीएलसी को कैलिब्रेट कर रहे हो, चैनल को देख रहे हो, और इसमें अगर 4 to 20 देना है तब जाके आप सोर्स यूज कर रहे हो। या फिर पकड़ लो आपका I2P कन्वर्टर है ना, I2P है, और I2 में आपको 4 to 20 देना है स्टैंडर्ड, तो आपको इसका कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन करना है, तो उसके लिए आप 4 to 20 यहाँ पे दोगे। अभी यहाँ पे अगर वोल्टेज दे दोगे 24 वोल्ट, तो ये 4 to 20 आपको कैसे पता चलेगा कि ये 4 to 20 वेरिएशन हो रहा है यहाँ पे? हाँ वही बात है। तो 4 to 20 अगर करना है तो आपको 24 वोल्ट देना है, फिर वहां पे बीच में पॉट लगाना है, उस पॉट को एडजस्ट करना है ताकि वहां पे रेजिस्टेंस उतना आए, ताकि उससे रेजिस्टेंस को इतना वेरी करे कि उस लूप से जो करंट फ्लो करेगा वो 4 मिली एम्पियर होगा या 20 मिली एम्पियर होगा, वो भी अपने हिसाब से। तो यही सारी चीज करके तो वो सोर्स बनाया हुआ है। हाँ हाँ। अगर बाई सोर्स चांस सर हमारे पास हार्ट कम्युनिकेटर नहीं है तो हम लोग क्या उसको हार्ड, उसको कैलिब्रेट ये लूप टेस्ट कर सकते हैं बिना देखो बिना देखो हार्ट की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। मैं बोलता हूँ हार्ट कब लगता है, हार्ट कम्युनिकेटर लगता है जहाँ पे फील्ड बहुत बड़ा है, आपके पास पकड़ लो 100-150 ट्रांसमीटर्स है और बहुत बड़ा फील्ड है। और हार्ट कम्युनिकेटर मेनली कब काम में आता है? ड्यूरिंग कमीशन। ड्यूरिंग कमीशनिंग क्या होता है कि बहुत बार होता है कि हमको बार बार किसी ट्रांसमीटर का टैग चेंज करना पड़ जाता है, रेंज चेंज करना पड़ता है, LRB URB चेंज करना होता है। तो हार्ट कम्युनिकेटर मेनली यूजफुल उस जगह पे के लिए है, ठीक है। बट ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन आपका हार्ट कम्युनिकेटर इतना जरूरी नहीं होता है, आपका कोई भी सोर्स होगा चलेगा। हेलो, हाँ, हाय, हाँ, हाँ, कहाँ? ये मोबाइल, ओके, 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 ओके। Can we talk half an hour later because I am in a online class right now? Yeah, sure, sure. Okay, thank you, sir. Thank you. हाँ भाई, नहीं तो तो इसका और बोल कुछ? सकते हैं सर कि हार्ट कम्युनिकेटर नहीं रहेगा तो हम लोग सिर्फ कोई भी प्रोसेस मीटर रहेगा उससे या हम एग्जैक्टली लोग हार्ट, कैलिब्रेट कर सकते हैं
कोई किसी का भी, उसके लिए हमको सिर्फ प्रोसेस मीटर और हम लोग को अगर प्रेशर देना है तो उसके लिए हैंडी पंप वगैरह का जरूरत पड़ेगा। आपको नॉर्मल एक फील्ड में आपको चाहिए, एक सोर्स चाहिए ही चाहिए। हाँ सोर्स में आपको 24 वोल्ट सप्लाई होना चाहिए। हाँ हाँ, यही 4 जानना था। 4 to 20 मिली एम्पियर सप्लाई होना चाहिए सोर्स में, कि अगर हम्म, आप 4 to 20 मिली एम्पियर दे सकते हो, 0 to 10 वोल्ट या फिर 0 to 24 वोल्ट अगर वेरी करा सकते हो, हम्म, सोर्स का काम हो गया उतना अगर है मेरे पास। दूसरा चीज आपको चाहिए, अगर आपके पास प्रेशर ट्रांसमीटर्स है, हम्म, तो फिर आपके पास पोर्टेबल एक प्रेशर कैलिब्रेटर होना चाहिए, हम्म, क्योंकि डेड वेट टेस्टर से आप ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन नहीं कर सकते हो, बड़ा कठिन है ना, हम्म, लो रेंज का। सो पोर्टेबल एक प्रेशर कैलिब्रेटर हो जिसको आप लेके जा सको, वहीं पे जगह पे लगाया, देख लिया लगा के। और बाकी मल्टीमीटर वगैरह होना चाहिए, मल्टीमीटर तो रहेगा ही डेफिनेटली, एक अच्छा मल्टीमीटर हो, टेस्टर हो। और क्या चाहिए मुझको, तो और कुछ नहीं चाहिए फील्ड में। एक सोर्स हो गया, एक प्रेशर कैलिब्रेटर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, हाँ, सोर्स हो गया, सोर्स में 24 VDC देंगे, फिर उसके 420 देंगे, उससे कैलकुलेट करेंगे वो पोर्टेबल हाँ, प्रेशर। प्रेशर कैलिब्रेटर से आप स्टैंडर्ड प्रेशर दे सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। उसी से स्टैंडर्ड प्रेशर सर ये 3 to 15 ही दे सकते हैं ना सब PSI। नहीं, जितना भी चाहिए आपको। अब स्टैंडर्ड प्रेशर जो पोर्टेबल प्रेशर कैलिब्रेटर आता है मार्केट पे, वो 0 तो to जो वो जो भी ट्रांसमीटर है उसमें लिखे रहता है उसके हिसाब से देना पड़ेगा हम लोग को, एग्जैक्टली आपको देना है कि उसका जीरो क्या है और उसका स्पैन क्या है, वो देखना पड़ेगा। जीरो और स्पैन देखना पड़ेगा। इसके जीरो पकड़ लो, 0 kg है, और स्पैन अगर आपका अभी पकड़ लो कि 60 kg है, ठीक है। अब आपका पोर्टेबल कैलिब्रेटर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 60 kg का तो पोर्टेबल कैलिब्रेटर आएगा नहीं, तो आपको डेड वेट टेस्टर में ही लगाना है उसको, सर। ठीक है। उसके लिए तो डेड वेट टेस्टर। अब देखो हार्ड कैलिब्रेटर से जब हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं ना, तो वो कैलिब्रेशन नहीं होता है। हार्ट कम्युनिकेटर से आप रेंज वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको कैलिब्रेशन नहीं कहते हैं, उसको कैलिब्रेशन नहीं कह सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि हार्ट कम्युनिकेटर कहाँ पे काम करेगा, सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉनिक साइड पे काम करेगा। हाँ आप उसमें उसका उसका जो सेंसर है, सेंसर पे आप कोई स्टैंडर्ड प्रेशर दे नहीं रहे हो। तो ट्रांसमीटर का 2 पार्ट होता है, एक तो मैकेनिकल पार्ट हो गया जहाँ पे आपका सेंसर लगा हुआ है, डायफ्राम लगा हुआ है ना, और एक साइड हो गया इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो गया, कि ये जो डायफ्राम का जो वेरिएशन है, उस वेरिएशन को वो इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके आपका पीएलसी में भेज रहा है सिग्नल 4 to 20 मिलियन। अब जो मैकेनिकल साइड में अगर आप कुछ दे ही नहीं रहे हो और आप सिंपल मानो वो रनिंग में है और आप सिंपल हार्ड कम्युनिकेटर लगा के अगर आप रेंज चेंज करके उसको ठीक कर रहे हो, लिमिट चेंज कर रहे हो उसका, हायर रेंज लो रहे, तो उसको कैलिब्रेशन कैसे कह सकते हैं? दैट इज नॉट ए कैलिब्रेशन। आप जब उसमें स्टैंडर्ड प्रेशर दोगे कि 0 पे 0 प्रेशर दिया, तब जाके 4 मिली एम्पियर आया कि नहीं आया वो देखना है मुझको, और जो हाईएस्ट प्रेशर है, स्पैन दिया तब मुझको 20 मिली एम्पियर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो मुझको देखना है। समझ रहे हो? तो वो चीज हार्ट से नहीं होता है। हार्ट इज यूजफुल, हार्ट क्यों बनाया, हार्ट 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 या फिर फील्ड बास, जो फील्ड डिवाइसेस बनाए गए ना, फील्ड कम्युनिकेटर 485 फील्ड कम्युनिकेटर जो है, वो सब इसलिए डिजाइन किया गया क्योंकि 375 हाँ 375 475। फील्ड कम्युनिकेटर आता है, वो सब इसलिए डिजाइन किया गया क्योंकि जब हम लोग बड़ा बड़ा ऑयल एंड गैस फील्ड होता है, वो बहुत लंबा दूर दूर तक होता है ट्रांसमीटर, है ना, कमीशनिंग के टाइम पे या फिर कभी भी मुझको अगर इसका प्रेशर रेंज चेंज करना है ट्रांसमीटर का, उसका टेस्टिंग करना है कितना आ रहा है या फिर कुछ वैल्यूज देखने हैं, तब मैं डायरेक्टली यहाँ पे बैठ के कंट्रोल रूम में बैठ के कहीं पे भी लूप मार के मैं देख चेक कर सकता हूँ, उसको सेट कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर पे बैठ के, जैसे हम स्काडा से करते हैं उसी तरीके से। हार्ट से अगर हार्ट प्रोटोकॉल उसमें इनबिल्ड है ट्रांसमीटर्स में, तो हम यहाँ से कंप्यूटर से उसको थ्रू हार्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके थ्रू। उसको अगर कुछ भी चेंज करना है, उसका टैग चेंज करना है, रेंज चेंज करना है, कर सकते हैं उससे, ठीक है। वहां पे आपका हार्ट जरूरी होता है,
आसान होता है, इजी होता है हार्ट से। और हार्ट कम्युनिकेटर तब लगता है जब मैं कंप्यूटर से नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली फील्ड में कहीं पे भी खड़ा होके उस चीज को चेंज कर पा रहा हूँ। हाँ अदरवाइज मतलब रनिंग फील्ड में मतलब क्या है कि उसका जो भी है जैसे सेट पॉइंट्स या कुछ भी जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी सेटिंग्स है कर उसको जो सकते है हैं, हम सेटिंग से चेंज कर सकते हैं हार्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेटर से। हाँ कर ठीक सकते है ना, वो जैसे हम लोग स्काडा में बैठ करके करते हैं वैसे ही वो फील्ड से जा करके वो कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, फील्ड डिवाइस अच्छा इसलिए बना हुआ है। और ये मैकेनिकल का क्या बोले सर, मैकेनिकल का फिर किधर से चेंज करेंगे वो होगा तो? मैकेनिकल मतलब क्या है, जैसे आपका डायफ्राम हो गया, सेंसर्स हो गए ना, ये सब तो हम्म मैकेनिकल पार्ट हो गए इसके। अब हम्म आपका जो प्रोसेस पकड़ लो, इधर से आपका फ्लो जा रहा है पाइप से, इसी से इंपल्स लगा के इसी में लगा हुआ है यहाँ पे सेंसर। अभी हम्म आपको अगर इस ट्रांसमीटर को जेन्युइनली कैलिब्रेट करना है तो इस ट्रांसमीटर को फील्ड से तो काटो पहले, इसको लेके आओ, इसको लगाओ डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड सोर्स के लोकल साथ, मोड में, लोकल मोड में। सोर्स के साथ लगाओ, न्यूमेटिक हम्म सोर्स, वो चाहे कंप्रेशर से आ रहा हो। अगर हम्म कंप्रेशर से डायरेक्ट दे रहे हो रेगुलेटर के थ्रू, तो आपका रेगुलेटर में एक स्टैंडर्ड प्रेशर गेज होना चाहिए कि आप कितना प्रेशर दे रहे हो वो आपको दिखना चाहिए। अगर वो अरेंजमेंट नहीं है तो आपके पास डेड वेट टेस्टर है, डेड वेट टेस्टर यूज करो। अगर 10 केजी के बिलो है, पोर्टेबल कैलिब्रेटर यूज करो, है ना। 10 केजी 20 केजी तक तो पोर्टेबल कैलिब्रेटर से हो जाता है, आता है। मगर हैंडी पंप से प्रेशर दे सकते हैं ना सर, हैंडी हाँ, पंप से? हैंडी पंप जो आता है वो ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 10 बार या 20 बार का ही आता है ना। मैक्सिमम उतना ही होता है। हाँ, उससे जो बड़ा लोगे कॉस्टली हो जाएगा फिर। इससे अच्छा है डेड वेट टेस्टर रख लो। डेड वेट टेस्ट से तो ज्यादातर सर वो बेंच टेस्ट या लैब टेस्ट में हाँ, होता है। लैब में ही लेना पड़ेगा, अब डेड वेट लेके थोड़ी ना घूमोगे, 100 उतना केजी बड़ा का से रहता है सर। हम्म। 100 150 केजी लेके घूमोगे थोड़ी ना, है ना। हाँ और एक सर और क्वेश्चन था सर, ये फाउंडेशन फील्ड बस का थोड़ा ये कॉन्सेप्ट जाना था सर। फाउंडेशन फील्ड बस और हार्ट ऑलमोस्ट सेम टाइप के डिवाइस है, एक ही काम के। हार्ट कम्युनिकेटर का जैसे ही है फाउंडेशन फील्ड बस। ये फील्ड कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम स्मार्ट ट्रांसमीटर्स जितने सारे हैं उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें। हम्म। ठीक है। तो मगर उसका तो सर सेम टू सेम जैसे आप पीएलसी के जैसा ही उसका रहता है सर, और हार्ट कम्युनिकेटर नॉर्मल जो है मल्टीमीटर के जैसा दिखता है। वो तो कम्युनिकेटर है ना। फील्ड हम्म फील्ड फाउंडेशन फील्ड बस भी ऐसा ही कम्युनिकेटर एक तो आता है। हम्म आप फाउंडेशन फील्ड बस आप हार्ट का भी आप अगर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो हम्म, वैसे ही स्काडा जैसा ही दिखेगा आपको। अच्छा। हम्म, वो तो कम्युनिकेटर है, वो हैंड हेल्ड मॉनिटर है आपका। आप जो हार्ट कम्युनिकेटर बोल के जिसको बोल रहे हो ना, दैट इज जस्ट ए हम्म एचएमआई। वो हम्म हैंड हेल्ड मॉनिटर है, उसके थ्रू हम्म आप कहीं पे लगा के आप फील्ड से कर रहे हो। हम्म वही चीज आप सॉफ्टवेयर के थ्रू स्काडा से करो। हम्म, अच्छा अच्छा। अलग अलग प्रोटोकॉल से जो बात की। हम्म। चलो भाई, आज क्या टाइम हो सर गया। ये एक और क्वेश्चन था सर, ये हॉट लूप में करते हो तो उसका कोई प्रिकॉशन लेना पड़ेगा क्या सर, हॉट हाँ, चिकन डेफिनेटली में? लेना पड़ेगा ना यार। क्या क्या लेना पड़ेगा? हॉट लूप पे जब कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन, आप उसको ऑनलाइन कर रहे हो तो आपका प्रोसेस के साथ उस पर्टिकुलर ट्रांसमीटर का क्या रिलेशन है वो तो समझ लो पहले। हम्म अगर उस वो क्रिटिकल पैरामीटर होता है जिसे ट्रिपिंग वगैरह है, तब तो उसको छेड़ना थोड़ा खतरनाक हो जाएगा तुम्हारे लिए, नंबर वन। नंबर टू, जब आप कर रहे हो तो फिर प्रिकॉशन ये रखना है कि आप जो कम्युनिकेटर डिवाइस लगा रहे हो वहां पे देख लेना पड़ेगा कि उसमें मैंडेटरी है क्या कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने का। हम्म, बहुत सारे कम्युनिकेटर होते हैं जहाँ पे आपको 250 ओम्स। 250 ओम्स का या फिर हम्म हम्म कुछ एक हाई 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 एम्पियर हाई ओम्स रेजिस्टेंस लगाने होते हैं, है ना। नहीं तो हम्म करंट ज्यादा चला जाएगा तो उससे हानि हो सकती है, कुछ इम्पेक्ट आ सकता है। तो वही सारे चीजें देखने होते हैं हमको। हम्म। ठीक है। अच्छा सर, ये कमीशनिंग और प्री कमीशनिंग में क्या अंतर है सर? प्री कमीशनिंग और कमीशनिंग क्या है? प्री कमीशनिंग कमीशनिंग प्री डिफरेंस, मेन कमीशनिंग डिफरेंस। मेन डिफरेंस क्या है कि जब हम कमीशनिंग करते हैं मतलब ये फाइनल फाइनल
है कि हम लोग अब अभी सारा चीज रेडी हो गया है, इक्विपमेंट्स आर सेट, ऑल सेट, अभी फाइनल टच दे रहे हैं कि टेस्ट रन कर रहे हैं, कमीशनिंग कर रहे हैं और इसको लाइन पे ले रहे हैं। प्री कमीशनिंग कुछ कुछ पार्ट के लिए होता है कि चलो ठीक है लगाए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। कमीशनिंग से पहले एक एक पार्ट को, एक एक एरिया को करते करते देख रहे हैं कि ये सही चल गया, ये हो गया, ये हो गया, वही प्री कमीशनिंग है। मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, एक है कि पूरा इंस्टॉलेशन हो गया है, उसको जस्ट कमीशनिंग मतलब क्या है, हैंड ओवर करना है। उससे पहले जो भी टीम है वो टीम पूरा का पूरा हर एक चीज को चला के रन करके A to Z प्रोसेस को रन करेगी एक ही साथ। प्री कमीशनिंग में क्या होता है कि चलो एक पार्ट हो गया, उस पार्ट को रन कराए, उसका टेस्टिंग कर लिए, ये पार्ट हो गया, इसका प्री कमीशनिंग कंप्लीट। अब ये वाला सेक्शन जो है वो रेडी है, ये इक्विपमेंट्स रेडी है ना। और एक एक करके करते करते एक एक सेक्शन करते करते हम लोग पूरा फील्ड को रेडी करते हैं, उसके बाद हैंड ओवर करते हैं और एक ही साथ में कमीशनिंग करते हैं। हाँ सर, एक और क्वेश्चन है सर ये है कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या होता है सर, किसका? प्री कमीशन या कमीशनिंग में? That completely depends on the process and field. मेन रिक्वायरमेंट तो होगा बेसिक्स कुछ? नहीं, ऐसा क्या होगा, आपको पूरा का पूरा रूल समझना पड़ेगा। आप किस चीज का कौन सा इक्विपमेंट कर रहे हैं, कौन सा फील्ड के लिए कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। उसका जो भी एसओपी बनेगा उसी एसओपी के हिसाब से करना है आपको। अच्छा, एसओपी के हिसाब? डेफिनेटली एसओपी के हिसाब से जाना पड़ेगा ना। अभी पकड़ लो, आप एक मोटर का कमीशनिंग कर रहा है और एक टरबाइन का कमीशनिंग कर रहा है, तो वो जो ओईएम है, ओईएम के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमको करना है कि यार इसके लिए क्या क्या जरूरत है। एक मोटर का कमीशनिंग करना है, बड़ा मोटर है तो उसका जो लाइंस वगैरह है वो सब देख के उसका अलग प्रोसीजर होगा। अभी टरबाइन का कमीशनिंग पे जाओगे तो उसका अलग प्रोसीजर होगा। उसका स्टैंडर्ड थोड़ी ना ऐसे जनरल गाइडलाइंस थोड़ी ना कुछ होता है। जनरल गाइडलाइंस वही है कि आँख कान मुंह खुला रखो और ओईएम देख लो पहले कि भाई इसका गाइडलाइंस क्या कह रहा है। कितना भी एक्सपर्ट हो जाओ, एक बार आप गाइडलाइंस देख लो मशीन का, कोई भी बड़ा मशीन चला रहे हैं। हाँ सर, जितना भी जो भी गाइडेंस है, हर प्लांट का अलग अलग गाइडेंस हो, तो प्लांट को देख के करना। अलग होगा है ना। थैंक यू सर, एक कंफ्यूजन तो मिटा दिया, थैंक यू। चलो आज के लिए, आज तो ऐसे ही चला गया एग्जैक्टली कुछ ऐसी ही बातचीत की। नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं, है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके चलो, बाय बाय प्रदीप, बाय बाय साहिल, बाय सर, बाय सर, बाय बाय शंकु, रिकॉर्डिंग गुड नाइट। ठीक है दे देंगे। सर वो पीडीएफ बोले थे देंगे, पीडीएफ अभी तक भी आ रहा नहीं है, क्या भेज रहे हैं क्या सर? आ गया दे दिया तो ग्रुप में। ग्रुप सर कौन सा ग्रुप में, मतलब ऐप का ग्रुप में है कि नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप में? नहीं व्हाट्सएप में दे दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में तो मेरा आ ही नहीं रहा सर। ओके, मेरे को शायद से तुम नहीं है उस ग्रुप में। नया ग्रुप में नहीं है ना तुम? नहीं, मेरे को ग्रुप में ऐड ही नहीं किया लगता। ओके ठीक है, कर देंगे नया ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर से एक बार भेज दीजिएगा सर। अच्छा, मेरे को ना ये प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को आता है क्या पीडीएफ जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना पैड पे, पैड से डायरेक्ट पीडीएफ बनाना आता है किसी को शेयर करना आईपैड में? कौन सा सर? क्या सर? आईपैड के नोट पे जो लिखते हैं ना, तो मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो तो मैं जेपीजी शेयर कर रहा हूँ शायद से, पीडीएफ नहीं सर, आपने पहले एक पीडीएफ शेयर किया, पर वो आपने कैसे पीडीएफ शेयर किया? आपने स्क्रीनशॉट खींच के? हाँ नहीं सर, ये प्रॉब्लम है सर आईपैड में कि हम डायरेक्टली उसको नहीं सेंड कर सकते। मतलब मैंने भी बहुत बार ट्राई किया था, नहीं होता है ना। नहीं पॉसिबल नहीं है सर। इसके लिए ये ओनली ऑप्शन है। और सर जो आप जेपीजी भेजते हो ना, वो जेपीजी ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं होता, मतलब एक लॉन्ग एकदम ऐसे जैसे एग्जैक्टली मैंने देखा है, मैंने कोशिश किया था उसको, ये तो एकदम लंबा सा आता है तो इसको वाइड रेंज पे नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि अगर जो भी लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे नोटपैड पे लिख रहा हूँ ना, तो उसको अगर मैं पीडीएफ में डायरेक्ट कन्वर्ट कर पाता तो हो जाता, बट वो ऑप्शन ही नहीं मिलता है। नहीं सर, ऑप्शन नहीं है सर, नहीं है। मेरा आईपैड भी रिस्पॉन्स नहीं करता उसमें।
अच्छा, इसका कोई कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर मिलता है क्या इसको? सर मैं अपने- भेजिएगा, मैं अपने भेजिएगा friend से सर, पूछता हूँ। मैं ट्राई करूंगा सर, देखता हूँ मैं। अगर मैं अगर एक दो तो नहीं, किया था। एक चीज मेरे दिमाग में है, अगर इससे प्रिंट ले सकते हैं आईपैड से, हाँ सर, जैसे आप अगर प्रिंट का ऑप्शन प्रिंट देखते हो तो फिर आपको एक शेयर एज पीडीएफ का ऑप्शन आता है, पर उसको मतलब वो कैसा है कि सर थोड़ा उसमें कुछ चीजें कट जाती हैं। प्रिंटर ऑप्शन सिलेक्ट प्रिंटर, अच्छा प्रिंटर के लिए आईपैड में फिर ये दिखाता है ना कुछ एडिशनल यार प्रिंटर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है उसके लिए। हाँ सर, ये बड़ा आप दिक्कत डायरेक्ट है यार आईपैड में। सर आईओएस की कोई भी डिवाइस है ना, आपको सेफ्टी भले देती है, पर उससे एक होता है ना कि आप कुछ भी कनेक्ट नहीं कर सकते। बड़ा दिक्कत, मतलब इतना परेशान कर देता है ना ये चीज, ये लेके फंस गया मैं। नहीं सर, आईपैड ना बहुत अच्छा और सिक्योर है। अरे यार क्या सिक्योरिटी है, हमारा ओएस भी सिक्योर है, वो जो तुम्हारा ये एंड्रॉइड है वो क्या चुरा लेगा यार हम लोगों से, चुराएगा तो ज्ञान ही मिलेगा और क्या मिलेगा। हाँ सही बात है सर, ये हमारे इसमें लिए बहुत बहुत हमारे लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है। ये मेरा बहुत पास भी था, आईफोन का भी था, बहुत रिस्ट्रिक्शन है। इससे ज्यादा तो हम लोग को लिवरेज जो है एंड्रॉयड में मिलता है। बहुत डिवाइड है, मैं गलती कर दिया है, उसका सैमसंग का लेना चाहिए था मुझको। हम्म। सैमसंग का लेता तो शायद से ये सारी दिक्कतें नहीं होती। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, सैमसंग में आती है, पर ऐसे शेयर एज पीडीएफ में आप नहीं आता है क्या? नहीं, उसमें डायरेक्ट भेज सकते हो, पर उसमें भी थोड़ा मेहनत मशक्कत होता ही है सर। ये जो जितने भी टैबलेट होता है ना, सिर्फ टैबलेट, तो हाँ उसमें पॉसिबल था। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट शेयर का कोई भी ऑप्शन पे जाता हूँ, जैसे यहाँ पे है ना, तो शेयर ऑप्शन पे जाने से शेयर नोट, शेयर सेंड ए कॉपी मिल रहा है। नहीं आता सर, बहुत सारा ऑप्शन नहीं आता है। देखिए सर आईपैड में नहीं बहुत आता है। सारा ऑप्शन नहीं है। एंड्रॉयड में जितना है ना ऑप्शन, इसमें नहीं देता है, बहुत दिक्कत। रिस्ट्रिक्शन है। चलो ठीक है। सर मेरे को ग्रुप में ऐड कर लिया सर, मेरे पास नहीं मिला पीडीएफ सर ऐसा। ठीक ठीक है। सैयद, मैं वो 2 पीडीएफ आपको भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक है प्रदीप, भेज सर आप देना। कैसे? हाँ सर, आप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। चल ठीक है, बाय 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 बाय। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। सर रिकॉर्डिंग खाली अब मतलब डिले मत करना, बहुत आगे लेट हो जाता है, मैं पूरे टाइम वेट करता हूँ। अगर जैसे शाम को ही मिल जाता है ना, तो मैं अभी कंटिन्यू लेके बैठता हूँ। चल ठीक ठीक।